हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गरिमा और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का पार्ट 1। और इस पार्ट में आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एसिड। इसमें हम बात करेंगे एसिड्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप के एसिड्स के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड द लास्ट टॉपिक विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो टेस्ट वाइज डिफरेंट होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस टेस्ट में सार होते हैं, कुछ बिटर होते हैं तो कुछ न्यूट्रल होते हैं। हमारे आसपास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर फूड आइटम्स, इनमें हमने बहुत बार एसिड को टेस्ट किया है। कैसे? बिकॉज एसिड्स आर सार इन टेस्ट। कुछ और भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे आर corrosive in nature, means they can damage our skin and other materials too। ये हमारी स्किन और दूसरे मटेरियल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बर्न कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए corrosive वर्ड का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि टोमेटो का जो सारनेस है वो इसमें प्रेजेंट ऑक्सैलिक एसिड की वजह से है। लेमन के अंदर तो आप सभी को पता होगा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लेमन खट्टे होते हैं। कर्ड को भी आप सबने एक्सपीरियंस किया है। कर्ड का जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड की वजह से है। एप्पल में जो हल्का सा सारनेस है वो मैलिक एसिड की वजह से है। और इसके अलावा जो चीज है उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था सार्कनेस के बारे में, वो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट माना जाने लगा, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर डिफरेंट थ्योरीज सामने रखी। लाइक आर्हेनियस ने भी कुछ कहा, इसके अलावा ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुइस थ्योरी, इन सभी साइंटिस्ट ने एसिड के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए। लेकिन 10th क्लास के लेवल पर आर्हेनियस ने जो कहा वही आपके सिलेबस में है। उन्होंने ये कहा कि सभी एसिड्स हाइड्रोजन रखते हैं। उन्होंने ये देखा कि बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो सभी एसिड्स के लिए कॉमन फैक्टर है, और जब एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक H+ आयन रिलीज करते हैं। You have heard different names of acid like sulfuric acid, it is H2SO4, इसमें H प्रेजेंट है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें भी H प्रेजेंट है। एंड द अनदर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी H प्रेजेंट है। और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H आयन को अलग कर देता है, लेकिन ये H आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इट इज हाईली अनस्टेबल। इसी वजह से दे अटैच देमसेल्व्स टू द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर है उसके साथ ही H आयन अपने आप को अटैच कर लेता है और बन जाता है H3O+ आयन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जहां पर भी आप हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन की बात अगर कर रहे हैं तो यू कैन से बोथ आर सेम थिंग्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने कलर पिक्चर से शो किया है, जिसमें येलो पार्ट Cl को बता रहा है और व्हाइट पार्ट H को बता रहा है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें व्हाइट पार्ट अगेन इज हाइड्रोजन एंड द रेड पार्ट इज ऑक्सीजन, तो HCl का जो H है वो जाकर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। आप देख सकते हो वाटर के साथ अब 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और क्लोराइड आयन यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो वाटर के लिए एक कंपलसरी एसिड के लिए एक कंपलसरी फैक्टर हो गया वाटर की प्रेजेंस का होना। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो सभी हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, या दूसरे और भी कंपाउंड्स हमारे आसपास हैं जिनमें हाइड्रोजन है तो क्या वो सभी एसिडिक हैं? इसको जानने के लिए हमने एक एक्टिविटी प्लान की है, और वो एक्टिविटी हमें ये बताती है कि ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड।
हम कैसे एंश्योर करें कि हाइड्रोजन कैरी करने वाले सभी कंपाउंड एसिडिक हैं या नहीं हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। यहाँ पर मैंने दो कंपाउंड लिए हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज, और आप सभी को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, दैट इज C6H12O6, and the another compound is alcohol, it is ethyl alcohol C2H5OH। ये दोनों क्या, इन दोनों में आप देखो H प्रेजेंट है, तो एसिड की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिनमें H है वो सभी एसिड होने चाहिए, लेकिन यहाँ हमें यही पता लगाना है क्या ये H होने पर एसिडिक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने एक पूरा सर्किट प्लान किया, रबर कॉर्क में नेल लगा दी, आयरन नेल लगा दी, और उनमें से वायर्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, साथ में आप देखो एक स्विच लगाया है, और इसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक बल्ब भी इसमें लगा हुआ है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है तो आपको भी मालूम है जो HCl है वो दो तरीके के आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, H आयन और Cl आयन, और आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी टू कैरी द करंट। करंट को ले जाने के लिए फ्री आयंस का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो H आयन है और Cl आयन है वो करंट को कैरी करेंगे, और आप देखो करंट को कैरी करते ही सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो करने लग गया। इट मींस कि HCl ने H आयन वाटर में रिलीज कर दिए, और ये फ्री आयंस रिस्पॉन्सिबल थे इस बल्ब के ग्लो करने के लिए। इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम रिपीट करते हैं ग्लूकोज के साथ, या इसमें आप इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। यहाँ पर फिर से हमने वही सारा सेटअप किया हुआ है, और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही तुरंत क्या होगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। और यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हो कि बल्ब नॉट ग्लोइंग, कि बल्ब ग्लो नहीं किया। बल्ब के ग्लो ना करने का रीजन क्या है कि जो ये दो कंपाउंड हमने लिए ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल, they do not dissociate or you can say ionize in water to produce H ion, यानी इनमें हमें जो H दिखाई दे रहा था वो वाटर में रिलीज होकर या डिसोसिएट होकर अलग नहीं हुआ, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं थे, और फ्री आयंस ना होने की वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। यानी यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑल कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, यानी और भी जो कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है वो सभी एसिड नहीं हो सकते। कब तक नहीं हो सकते, जब तक कि वो अपना हाइड्रोजन आयन वाटर में रिलीज ना कर दें, तब तक वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकते। इट मींस कि सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो सब एसिड नहीं होते, केवल हाइड्रोजन के प्रेजेंट होने की वजह से। इसी बात को अब हम दूसरी एक्टिविटी से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। पीछे हमने देखा कि वाटर की प्रेजेंस में एसिड ने अपने आयंस रिलीज कर दिए, लेकिन हम अगर वाटर को ही एब्सेंट कर दें तो क्या एसिडिक नेचर सब्सटेंस शो करेगा? तो लेट्स सी इन दिस एक्टिविटी। यहाँ हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में आप देखिएगा सोडियम क्लोराइड है, और साथ में इसमें कोनिकल फ्लास्क की हेल्प से हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। और इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही हमने ये ऐड किया उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक रबर कॉर्क लगा दी, और कॉर्क से एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाल दी। जब सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम सल्फेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमें सोडियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा बनेगा कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने पर उसकी वेपर्स ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, और जैसे ही उठती हुई वेपर्स बाहर आती हैं डिलीवरी ट्यूब से, हम उसके मुंह पर एक लिटमस पेपर लेकर आते हैं। लिटमस पेपर यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने लिया है वो लिया है ब्लू कलर का। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ड्राई HCl गैस जो ऊपर की तरफ उठ रही है उसने लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं किया, और हम जानते हैं एसिड का नेचर होता है
लिटमस पेपर को रेड कलर में यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर दे। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसी लिटमस पेपर को हमने मॉइस्ट कर दिया यानी उसको हमने पानी से गीला कर दिया। और दोबारा से जब इस एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया तो हम ये देखते हैं कि ये जो लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू से कन्वर्ट होकर रेड हो गया है। अब पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो गया? देखो बेटा, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये जो HCl वेपर्स ऊपर उठी थी यहाँ, वो ड्राई थी, लिटमस पेपर भी ड्राई था। इट मीन्स वाटर वॉज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में पानी कहीं भी नहीं था, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने H आयन रिलीज नहीं कर पाया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस लिटमस पेपर को गीला कर दिया और जैसे ही यहाँ पर वाटर प्रेजेंट हुआ, HCl ने तुरंत अपना H आयन अलग कर दिया, रिलीज कर दिया और उसके डिसोसिएट होते ही एसिडिक बिहेवियर की वजह से जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स वाटर इज ऑल्सो कंपल्सरी फैक्टर यू कैन से फॉर द एसिडिक नेचर, यानी अगर वाटर एब्सेंट है तो सब्सटेंस एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं एसिड्स के क्लासिफिकेशन की। एसिड का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट बेस है सोर्सेज ऑफ एसिड, कि जिस सोर्स से हमें एसिड मिल रहे हैं उस बेस पर दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड द अनदर वन इज मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं और इसका पता हम टेस्ट से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हियर आर डिफरेंट एग्जांपल्स। मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, कर्ड में भी होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है, टेमरिंड इमली में भी होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में, सिट्रिक एसिड लेमन में, एसिटिक एसिड विनेगर में और एप्पल के अंदर मैलिक एसिड और आंट स्टिंग इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आंत या वास्प भी अगर काट ले तो उस जगह पर इरिटेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये अपने स्टिंग से फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं मेथेनोइक एसिड को, वो हमारे स्किन के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है और हमारी स्किन रेड हो जाती है। इस लैक्टिक एसिड कर्ड के अलावा मसल्स में भी होता है। मसल्स में भी आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप रिग्रेस एक्सरसाइजेस कर ले तो आपके मसल्स पेन होने लगते हैं, आप कहते हो मस्कुलर पेन हो रहा है। वो किसकी वजह से? वो लैक्टिक एसिड की वजह से, हमारी मसल्स में वहां पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है यूरिन में। तो ये सब अपनी अकरेंस के बेस पर ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी है, जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इनऑर्गेनिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स की। इनको मिनरल एसिड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। कौन से मिनरल्स? जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं। ये मिनरल्स एसिड मेनली तीन तरीके के हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसके बाद नंबर आता है इनकी स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? देखिए, स्ट्रेंथ में अगर हम बात करते हैं तो या तो कोई स्ट्रांग होता है या फिर कोई वीक होता है। तो स्ट्रांग के बेस पर अगर हम बात करें तो the acids which give a large number of hydrogen ion or completely ionized when dissolved into water। यानी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए। पूरी तरीके से आयनाइज का क्या मतलब है? कि इसके पास जितने भी H आयन थे वो सारे अलग हो गए सोल्यूशन में और क्लोराइड आयन अलग हो गए। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक यूनिडायरेक्शनल एरो का यूज किया है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ H आयन वाटर में प्रोड्यूस करे उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का वैसे भी डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? जो ज्यादा हो, जिसके पास ज्यादा पावर हो। और एसिड की पावर किससे है? हाइड्रोजन आयन से। तो जो जितना ज्यादा H आयन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अभी हमने पीछे मिनरल एसिड पढ़े हैं, तो जितने भी मिनरल एसिड हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट
कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज H2CO3. कार्बोनिक एसिड एक अकेला ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक एसिड है. अब बात आती है वीक एसिड की. अब कौन से एसिड वीक होंगे आप समझ ही गए होंगे. ऐसे एसिड जिनके पास हाइड्रोजन की पावर कम हो. और पावर कब कम होगी? जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें और वो स्मॉल नंबर ऑफ H आयन रिलीज करें, या फिर पार्शियली आयनाइज हो यानी पूरी तरीके से आयनाइज ना हो पाए, तब हम उनको कहेंगे वीक एसिड्स. हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इट डिसोसिएट्स इनटू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयन. द फर्स्ट वन इज एसिटेट आयन एंड द अनदर इज H+ आयन. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डबल हेडेड एरो का यूज किया है. क्यों किया है? क्योंकि ये एसिड वीक है. ये पूरी तरीके से H आयन और एसिटेट आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता. कुछ पार्ट इसका अनडिसोसिएटेड भी रह जाता है, जिसकी वजह से इसको हमने क्या कहा कि इसने स्मॉल नंबर ऑफ H आयन रिलीज किया और पार्शियली आयनाइज हुआ. तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये एक अकेला ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है. फॉर्मिक एसिड और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. ये सब हम हमारे खाने में, फूड में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आसपास की चीजों में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम फूड में भी यूज करते हैं. तो ये सब कैसे एसिड्स हैं? ये सब वीक एसिड्स हैं. तो आई थिंक ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड वेयर एज मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड. और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो ज्यादा H आयन रिलीज करे, और जो कम H आयन रिलीज करेगा वो वीक होगा. अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट इन इट. आपने कई बार लैबोरेटरीज में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. कंसंट्रेटेड नाम से ही पता चल रहा है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो. किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो? यानी जहां पर पानी कम हो. देखिए एसिड्स जो होते हैं अगर उनमें वाटर कंटेंट बहुत कम हो, यानी एसिड ज्यादा हो और पानी कम हो, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड. इसको शॉर्ट में हम CONC करके भी लिख सकते हैं. और डाइल्यूट एसिड्स जिनको हम DIL करके लिखते हैं शॉर्ट में, ये एसिड्स वो हैं जिनमें की ज्यादा क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट होती है. डाइल्यूट कौन सी चीजें होती हैं? जिनमें पानी ज्यादा होता है. वही सेम बात एसिड्स के साथ भी है. अगर उनमें वाटर ज्यादा है तो दे आर डाइल्यूट एसिड्स, और अगर वाटर की क्वांटिटी कम है या वाटर नहीं है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड्स कहलाते हैं. यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एसिड्स का जब हमें डाइल्यूशन करना होता है तो कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करते. आप देख सकते हो इस पिक्चर में. इस पिक्चर में मैंने एक बीकर में वाटर लिया हुआ है और उस पे सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया जा रहा है. आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है. तो ये जो एक्चुअली एसिड का डाइल्यूशन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर आपने वाटर में एसिड मिक्स किया तो जो रिलीज होने वाली हीट है वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आप सेफ रहते हो. लेकिन इसी काम को अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है एंड इट कैन कॉज एक्सप्लोजन और डैमेज. इससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है. तो प्लीज इसको आप ध्यान रखें. कभी भी एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हो तो एसिड में पानी नहीं मिलाना. हाँ, वाटर में एसिड आप मिक्स करके उसको डाइल्यूट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और छूकर बता सकते हैं. वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. और जहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं.
तो एसिड्स में सबसे पहले करोसिव नेचर, जितनी भी एसिड बॉटल्स होती हैं उनमें ये वाले इंडिकेशंस आप देख सकते हो कि अगर ये किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ गए तो उसको डैमेज कर देते हैं, अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ गए तो उसको डैमेज कर सकते हैं, और आपकी स्किन या आपके जो मटेरियल आपके आसपास है, मे बी योर क्लोथ, मे बी स्टोन्स, वुड, एनीथिंग that can damage due to the corrosive nature of acid. एंड सॉर टेस्ट, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, soluble in water, of course acids are soluble in water, and the another is acid solution conduct electricity. एसिड के जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ये हमने पीछे की स्लाइड्स में एक एक्टिविटी डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक करंट वाली, वहां भी इसको डिस्कस किया था कि एसिड्स में अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर अगर हमने कोई सर्किट बनाया हुआ है तो उसमें लगा बल्ब ग्लो करने लगता है। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम, दो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को बता रहा है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। जो एसिड्स स्ट्रॉन्ग हैं, जो कंप्लीटली आयनाइजेशन करते हैं, उनमें तुरंत क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा और बल्ब तुरंत अच्छे से ग्लो करेगा। लेकिन अगर कोई एसिड वीक है और पार्शियली आयनाइज हो रहा है, आयंस प्रॉपर नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तो करंट स्लोली स्लोली फ्लो करेगी और बल्ब बहुत ही लो ग्लो करेगा, बहुत ही धीमा जलेगा, जिसको हम कहते हैं कि एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन इट। आप ये ध्यान रखिए, अगर बोर्ड में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी के बारे में भी कह रहा हो कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है और दूसरा नहीं करता है, एक्सप्लेन द रीजन और गिव द रीजन, और आपको आंसर नहीं भी आता तो आपको ऑफ कोर्स ये आंसर एक लाइन में आप लिख सकते हो कि अगर फ्री आयंस अवेलेबल हैं तो ऑफ कोर्स करंट का कंडक्शन होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज फ्री आयंस आर प्रेजेंट इन इट, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाएगा। एंड आफ्टर इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिनमें सबसे पहले रिएक्शन आती है मेटल के साथ। ये रिएक्शन हम केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई मेटल यानी कि जिंक है, अगर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में डिलीवरी ट्यूब निकालकर निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को सोप बबल्स हैं, सोप सोल्यूशन में पास किया डिलीवरी ट्यूब को, और उठने वाले जो बबल्स हैं उनके पास जब हम एक कैंडल लेकर आए तो ये जो बबल्स हैं ये पॉप साउंड के साथ बस्ट होने लगते हैं और हमें पता लग जाता है कि रिलीज होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। एसिड्स जो है मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मेटल कार्बोनेट, यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, Na2CO3 और NaHCO3. It is sodium carbonate and the second one is sodium hydrogen carbonate. बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, सिर्फ बैलेंसिंग और एक फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, अदरवाइज दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है और दोनों ही मेटल कार्बोनेट है। और जब ये HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हो जो सोडियम है वो एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा और NaCl बना लेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, H2CO3 बचेगा। H2CO3 एक वीक एसिड है, ये हमने अभी पहले भी बात की थी, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2 में, यानी स्टेबल तरीके से H2CO3 बना नहीं रह पाता, जिसकी वजह से ब्रेक होकर H2O और CO2 बना लेता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि CO2 गैस रिलीज हो रही है, ये कलरलेस गैस है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिलीज होने वाली गैस CO2 है, इसके लिए हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि निकलने वाली गैस CO2 ही है। इसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिया और साथ में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला,
इन दोनों की रिएक्शन से आप देख सकते हो, पीछे आपने देखा था रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज होगी, कॉर्क लगाया हुआ है जिससे कि गैस बाहर ना निकल जाए, और साथ में एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है और इस डिलीवरी ट्यूब का कनेक्शन एक टेस्ट ट्यूब से किया हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और जैसे ही CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आती है, तुरंत ही इस लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके का व्हाइट कलर का सॉल्यूशन आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा। और ये व्हाइट सॉल्यूशन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसकी वजह से होता है? जब लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो ये Ca और CO2 और A को हम यहां से ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा? H2O रह जाएगा, यहाँ पर H2O रह जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम लाइम स्टोन, चौक या मार्बल भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये हमें व्हाइट सॉल्यूशन दिखाई देता है। अब अगर हमने ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास की तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ये डिसॉल्व हो जाता है, और यू कैन से ये डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट सॉल्यूशन वापस कलरलेस हो जाता है। बोर्ड में इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस पार्ट को ठीक से तैयार करें कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लाइम वाटर में पास करें तो व्हाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, और अगर वो कलर ज्यादा देर CO2 पास करने पर डिसअपियर हो जाता है, जस्ट बिकॉज हियर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्मिंग आफ्टर द रिएक्शन। The third reaction of acid is with metallic oxide. मेटेलिक ऑक्साइड, हमने यहाँ पर एक मेटल का ऑक्साइड लिया। जब भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हमेशा ही सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है। कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है, और जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ कॉपर Cl के साथ ऐड हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर के कॉपर क्लोराइड में। ये सारी प्रॉपर्टीज थी एसिड के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिए हैं आपको बताने के लिए, जो कि आपकी बुक में है, और एक पॉइंट इसमें नहीं भी है, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपकी एडिशनल नॉलेज की वजह से यहाँ पर ऐड किए हैं। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए जितनी भी नॉन मेटल्स हैं लाइक कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड्स को अगर आप देखेंगे तो वो सब नेचर में एसिडिक होते हैं, लाइक CO2, SO2, SO3, SO4, NO2, ये सब नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। द नेक्स्ट इज व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, अगर हम उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं, तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हाइड्रोनियम आयन, जो H+ आयन आ रहे हैं पानी में, वो एसिड की वजह से आ रहे हैं, और एसिड की क्वांटिटी आपने कम कर दी, वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ओवरऑल जो हाइड्रोनियम आयन है वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। And the third additional point is basicity of an acid. एसिड की बेसिसिटी क्या कहलाती है? इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। किसी भी एक एसिड में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाता है। फ्यू एग्जांपल्स आर हियर, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किए जा सकते हैं। एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। इट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं, इसीलिए यहाँ पर इस एसिड की बेसिसिटी 3 हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एसिड वाला पोर्शन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।